ठीक है, सो वी आर स्टार्टिंग टुडे CSEET सितंबर मंथ ई बुलेटिन। सब लोग डाउनलोड कर लें। दिव्यांशु सिंह एंड जानवी जायसवाल, रिया यादव। हाउ मेनी ऑफ यू हैव अटेंडेड माई फर्स्ट क्लास? उसमें मैंने SCO के बारे में बताया था, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो इंस्टीट्यूट ने जो ई बुलेटिन निकाली है उसका पहला करंट अफेयर्स टॉपिक भी SCO है। दिस मींस इंस्टीट्यूट से हमें इस ई बुलेटिन से एक पैटर्न समझ में आ जाता है कि इंस्टीट्यूट की क्या डिमांड है। तो ICSI की जो ई बुलेटिन है इसका पहला ही टॉपिक ये निकल आया जिससे समझ में आ जाता है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल फॉर एग्जाम पर्पस। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के साथ साथ जो रीसेंट समिट्स हैं वो अक्सर एग्जाम में कवर होती है। तो हम लोग इसको ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, बट कुछ नई बातें भी इसमें लिखी गई हैं तो उनको भी कवर अप करेंगे। ठीक है, लास्ट मोमेंट रिवीजन के लिए ये पैराग्राफ पढ़ना इजी नहीं रहता है, तो इसके साथ साथ अपने शॉर्ट नोट्स अपने कॉपी में साथ में आप बनाते रहेंगे। ओके, सो SCO स्टैंड्स फॉर शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। इट इज अ परमानेंट इंटरगवर्नमेंटल बॉडी। तो पहली लाइन इंपॉर्टेंट क्या है, इंटरगवर्नमेंटल बॉडी। क्यों? क्योंकि एक ग्रुप और है, दैट इज NATO, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। जब रशिया वर्सेस यूक्रेन चल रहा था तो ये नाम बहुत हाईलाइटेड था। तो ये एक मिलिट्री अलायंस है। ये क्या है? मिलिट्री अलायंस है। इसका ये मतलब होता है कि इसके अगर 30 मेंबर कंट्रीज हैं तो 30 मेंबर्स में से किसी एक पे अगर अटैक हो गया, इट इज कंसिडर्ड कि सब पे अटैक हो गया और सब लड़ने चले जाएंगे। जैसे दोस्ती में होता है, दोस्त को मारे हम सब लोग चले जाएंगे, वैसा ही उनका मिलिट्री अलायंस है। बट ये कोई मिलिट्री अलायंस नहीं है, ये कौन सा है? गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। कि हम दो कंट्रीज, जितनी भी ग्रुप कंट्रीज हैं, आपस में एक दूसरे को प्रमोट करने के लिए ये ऑर्गेनाइजेशन बना है। तो याद रखना, SCO में पहला पॉइंट डाल के लिख लो, इट इज इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। पूरा लाइन लिखना नहीं है, बस कीवर्ड्स लिखेंगे क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन सिर्फ उस पे आता है। SCO इज अ इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट हो गया इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। इट इज MCQ, तो आप पूरा पूरा नहीं लिखेंगे। सेकेंड लिख लो फाउंडेड। फाउंडेड इन द ईयर 15 जून 2001। फाउंडेड इन द ईयर 2001। डन। एक चीज पता नहीं आप लोगों में से कितनों को पता हो, सम आर फाउंडिंग मेंबर्स। इसका मतलब हेल्प किए थे, हाँ, तो बाकी मेंबर्स, यस एब्सोल्युटली करेक्ट। फाउंडिंग मेंबर्स वो होते हैं जब कोई ऑर्गेनाइजेशन बनती है तो जितनी कंट्रीज मिलके उसको बनाई है वो फाउंडिंग मेंबर्स हो गए। बट एक ऑर्गेनाइजेशन कभी तो ग्रो करेगा ना। कुछ और मेंबर्स जिनको शुरू में उस पर इतना बिलीव नहीं था, पर फिर धीरे धीरे पता चला कि ये आगे कुछ अच्छा वर्क कर सकते हैं, तो वो ज्वाइन कर लेते हैं उसको। तो ज्वाइन करने के बाद जो मेंबर्स बनते हैं वो उसके अदर मेंबर्स होते हैं। ठीक, उसके अलावा एक चीज है, सम आर डायलॉग पार्टनर्स। सम आर डायलॉग पार्टनर्स जिनसे हमारी कॉन्वर्सेशन होती है। कुछ होते हैं ऑब्जर्वर्स। क्या होते हैं? ऑब्जर्वर्स का मतलब अभी इनको होल्ड पे रखा है, इनको मेंबर नहीं बनाया गया, बट आगे चल के ये मेंबर बन सकते हैं। तो वो जो एकदम नियर टू मेंबर बनने वाले हैं उनको हम ऑब्जर्वर्स की कैटेगरी में रखेंगे। डायलॉग पार्टनर्स वो होते हैं जिनसे हमारी अक्सर कॉन्वर्सेशंस होती हैं कि हम मिलके कुछ काम करेंगे, वो हो गए डायलॉग पार्टनर्स। तो ये सारे टर्म्स अभी आने वाले हैं कि फाउंडिंग पार्टनर्स कौन है, ऑब्जर्वर कितनी कंट्री है,
डायलॉग पार्टनर कितनी कंट्रीज है और एक्चुअल में मेंबर्स कितने कंट्री। तो 4 टर्म पता होना चाहिए, तब आप डिफरेंशिएट कर पाओगे कि कौन क्या है। ठीक है। What is the main goal? The main goal of SEO is strengthening mutual confidence and good neighborly relations among the member country, promoting effective cooperation in politics, economy, science and tech, cultural as well as educational energy। तो इसमें कुछ खास नहीं कि मिलके ये लोग किसी चीज, इन सारी बातों पे एक दूसरे को प्रमोट करेंगे, और कुछ भी नहीं लिखा है। नेक्स्ट, proceeding from spirit of Shanghai, the SEO pursues its internal policy based on the principle of mutual trust, mutual benefit, equal right, consultation in respect of diversity cultures। अब एक चीज और थी कि SEO आज इसका नाम है, इसका पहले कुछ और नाम था, इट वाज शंघाई 5। क्या था? फिर वो उसमें लोग जुड़ते गए और फिर ये बना SCO, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। अब हाउ मेनी कंट्रीज आर द मेंबर ऑफ SCO? 8 कंट्रीज। इनका नाम आपको अच्छे से याद होना चाहिए। इंडिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया, पाकिस्तान, तजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान एंड चाइना। थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है, बट ई बुलेटिन में आ गया तो ये तो करना ही। पहले मैंने कहा था आप सिर्फ 8 मेंबर्स याद रख लो, उतना भी काम चलेगा, बट अब इट इज कवर्ड इन ई बुलेटिन, तो आपको मेंबर कंट्रीज पढ़नी पड़ेगी। डन। अभी हाँ, वो उसकी डेप्थ था बता दो, पर हाँ क्या पूछना है? SEO करेंटली कंप्राइजेस ऑफ 8 मेंबर स्टेट। तो 8 मेंबर स्टेट्स पता हो। अब लिखो 4 ऑब्जर्वर स्टेट्स। 4 ऑब्जर्वर स्टेट्स क्या है? इट इज अफगानिस्तान, बेलारस, ईरान एंड मंगोलिया। ईरान को लेकर अभी काफी चर्चा रही है। ईरान इज क्लोज्ड की इसको तुरंत मेंबर के उसमें ले लिया जाए, बट अभी स्टिल इट इज इन द कैटेगरी ऑफ ऑब्जर्वर स्टेट। अब ऑब्जर्वर स्टेट का मतलब पता चल गया है। ऑब्जर्वर स्टेट्स वो स्टेट्स हैं जो अभी मेंबर नहीं है बट क्लोज टू बिकम अ मेंबर है। इनको उस कैटेगरी में रखा है कि आगे चल के इनको हम मेंबर बना सकते हैं। डन। इजी अगर रहेगा तो ऐसे याद रखो, 8 + 4 + 6, 8 मेंबर कंट्रीज, 4 ऑब्जर्वर एंड 6 डायलॉग पार्टनर्स। ठीक है। हमें इनके नाम तो पता होने ही चाहिए। इनके नाम याद रहे तो वेल एंड गुड, नहीं रहे तो कोई बात। डन। The historical meeting of the head of the State Council of SEO was held in 2017 in Astana. In the meeting, the status of full member organization was granted to India and Pakistan. Question comes here कि किस समिट में इंडिया को मेंबर बनाया गया था? इंडिया became the member of SEO in which summit? It is अस्ताना। अस्ताना कहाँ पे है? उज्बेकिस्तान में एक जगह है अस्ताना। थोड़ा सा फास्ट रहेंगे क्योंकि इस ई बुलेटिन में काफी कंटेंट दिया हुआ है, उसको कवर अप करना बहुत इंपॉर्टेंट है। Done. In 2021, decision was to start the accession process of Iran. I told you earlier कि ईरान को शामिल करने की बात बहुत टाइम से चल रही है, बट अभी तक ईरान को ऑब्जर्वर कैटेगरी में ही रखा गया है। The SEO has been observer in United Nations General Assembly. ऑब्जर्वर का एक रोल और होता है, ये मीटिंग्स में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जो समिट्स होती हैं इसमें ये ऑब्जर्विंग स्टेट्स मीटिंग अटेंड कर सकते हैं, बट इनको राइट टू वोट नहीं मिलता है। राइट टू वोट मतलब
मीटिंग में कोई डिसीजन लेंगे तो उनके फेवर या अगेंस्ट में बोलने का हक इनके पास नहीं है। हाँ, ये पार्टिसिपेशन मतलब वहां बैठ के सुन सकते हैं, अपनी अपनी राय दे सकते हैं, बट वोटिंग का इनको कोई भी अधिकार नहीं है। काउंसिल्स ऑफ हेड, द एससीओ हेड्स ऑफ स्टेट काउंसिल शैल बी द सुप्रीम एससीओ बॉडी। तो इसका एससीओ हेड्स, अच्छा हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? शंघाई में, बीजिंग में इसका हेडक्वार्टर है। It shall determine the priorities and define major areas of activities of organization। ये सब एक बार बस रीड कर लेना, जस्ट लिख लो रीड वंस, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। कहना ये चाहता है कि ये जो इनकी मीटिंग्स का ऑर्डर होता है वो रशियन अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंग चलता है। जैसे हम लोग में सपोज यू के बाद वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड, ए, बी, सी ऐसे चलेगा, तो कंट्रीज का समिट भी उसी में आएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इंडिया, इंडिया के बाद जो भी कंट्री आई के बाद वाली होंगी उस अकॉर्डिंग आना चाहिए। तो ये रशियन अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंग इनका समिट हेड होता है, तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये। फिर हम आगे बढ़ते हैं, इंडिया टू होस्ट एससीओ समिट। इंडिया टू होस्ट एससीओ समिट ऑलरेडी कवर्ड था, हम लोग ने क्लास में किया है। The rotational presidency of SCO has been handed over to India in Samarkand, Uzbekistan. Delhi will hold the presidency of the grouping year until September 2023, and next year India will host the SCO summit. Done? फिर ये भी कवर करा था क्लास में, सिटी वाराणसी has been nominated as tourism and cultural capital. Everything was covered. बस क्या नई चीज आज पढ़ी है? ऑब्जर्वर स्टेट्स, क्या नई चीज आज पढ़ी है? इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, ये पढ़ा है। ऑब्जर्वर स्टेट्स पढ़ी है, डायलॉग पार्टनर्स पढ़े। डन। नेक्स्ट टॉपिक, आई थिंक ये भी हमने कवर अप कर चुका है। सो व्हाट वी आर डूइंग इज वी आर ऑन द राइट ट्रैक। जितना करंट अफेयर्स हम लोग कवर कर रहे हैं, सीएसई बुलेटिन में भी उसी से मिलता जुलता हम लोग को मिल रहा है। रिलीज ऑफ वाइल्ड चीता इन कूनो नेशनल पार्क इन मध्य प्रदेश। तो आई थिंक इसमें कुछ भी नया नहीं है, क्विक रीडिंग करेंगे। बस एक डेट इंपॉर्टेंट थी कि एक्सटिंक्ट कब हुए हैं, चीता एक्सटिंक्ट कब हुए हैं। इट इज 1952। हाँ, 17 सितंबर को तो उनको लाया गया है, मतलब अभी 4-5 दिन पहले अगर एक्सटेंट होते तो इतना कहानी भी नहीं हुई होती। डन। एक बार क्विक रीडिंग कोई करे? Anyone can read this? चलो, the Prime Minister on September 17 released the wild cheetah which had become extinct from India at Kuno National Park in Madhya Pradesh. याद रखना, नेशनल पार्क कहाँ है? इतने इजी क्वेश्चन क्या आते हैं? हाँ बिल्कुल आते हैं। जिसको हम लोग टफ पढ़ पढ़ के पूरा दिन बिता देते हैं, इंस्टीट्यूट सिंपल सिंपल क्वेश्चन भी पूछ लेता है और वो अक्सर दिमाग में बैठता ही। कूनो नेशनल पार्क, इट इज इन मध्य प्रदेश। चीता विच वर ब्रॉट फ्रॉम नामीबिया। अब ये टर्म इंपॉर्टेंट है, ये कहां से लाए गए हैं, ये नाम याद रखना है। आर बीइंग इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया अंडर द प्रोजेक्ट चीता विच इज द वर्ल्ड्स फर्स्ट इंटरकॉन्टिनेंटल लार्ज वाइल्ड कार्निवोर ट्रांसलोकेशंस। फिर बस एक्सटिंक्ट डेट इंपॉर्टेंट है और ये सब एक बार क्विक रीड कर लेना, इतना खास नहीं है। डन। नेक्स्ट, लॉन्च ऑफ नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी। नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसीज, उससे पहले एक चीज इंपॉर्टेंट है जो पूरे साल 1 ईयर करंट अफेयर में कवर होनी चाहिए, दैट इज पीएम गति शक्ति। इस साल का जो बजट आया था, अभी इसको एक्सप्लेन करेंगे। इस साल का जो बजट आया था इसमें ये टर्म था, मेक अ सेपरेट नोट्स अबाउट दिस। पहले ये कॉन्सेप्ट समझते हैं कि पीएम गति शक्ति होता क्या है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एकदम सिंपल सी बात कहे, प्रॉब्लम्स क्या है हमारे देश में कि सपोज यहाँ पे आज एक रोड बनी है, ठीक है, रोड बनी है तो रोड डिपार्टमेंट को जो कॉन्ट्रैक्ट मिला, रोड डिपार्टमेंट ने पूरा करा, एक बढ़िया सी रोड बन गई।
फिर क्या होता है, दूसरा डिपार्टमेंट है गैस एंड सप्लाई का, ठीक। उनको लगा कि यहाँ नीचे जो गैस सप्लाई गई है उसमें कुछ प्रॉब्लम है, वो अगले दिन आते हैं, रोड खोद के अपनी सप्लाई जो पाइप लाइन्स है उसको ठीक करके चले जाते हैं और मिट्टी वगैरह भर देते हैं। डन। रोड डिपार्टमेंट जो है वो एकदम श्योर है कि हमने तो रोड बना चुकी है, गैस एंड सप्लाई हमने अपनी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गई है। अब रोड की कंडीशन, प्रेजेंट कंडीशन क्या है, वापस खुद गई है और वो पूरी मिट्टी डली हुई है, एक प्रॉपर रोड नहीं है। दोनों डिपार्टमेंट्स अपना काम कर चुके हैं, उसके बाद भी एक्चुअल प्रॉब्लम कौन सफर कर रहा है, जनरल पब्लिक सफर कर रही है। ये हमारे देश की एक्चुअल प्रॉब्लम है। तो इस बार गति शक्ति योजना ये आई है कि दोनों डिपार्टमेंट्स को इंटरकनेक्ट होना चाहिए था। पहले किसको काम करना चाहिए था, गैस एंड सप्लाई वाले को। उनको पहले अपनी पाइपलाइन ठीक करने के बाद अगर रोड बनती तो इनका भी काम पूरा हो जाता, इनका भी काम पूरा हो जाता और जनरल पब्लिक भी सेटिस्फाइड रहती। बट काम की कनेक्टिविटी वो खराब कर दी और सफर कौन करता है, जनरल पब्लिक। इससे सफर पब्लिक के साथ साथ गवर्नमेंट भी करती है। क्यों? क्योंकि हाई कॉस्ट हो गई। एक बार रोड बनाने से काम हो जाता अगर सिर्फ आपस में कम्युनिकेशन गैप नहीं होता। तो हाई कॉस्ट, एफिशिएंसी, वेस्टेज ऑफ मनी, वेस्टेज ऑफ फंड्स, बहुत सारी चीज का वेस्टेज हुआ जस्ट बिकॉज ऑफ दिस। तो गवर्नमेंट एक मास्टर प्लान लेकर आई है, गति शक्ति योजना। गति शक्ति योजना, इसको एक प्रॉपर नोट्स भी बनवा देंगे। इसमें 16 मिनिस्ट्रीज हैं, याद रखना है ये चीज। 16 मिनिस्ट्रीज हैं जो कि आपस में इंटरकनेक्टेड है। चीज सबको प्रॉब्लम समझ में आई है सबको कि व्हाट इज द प्रॉब्लम इन गोइंग ऑन इन द कंट्री। हमारी मिनिस्ट्रीज में आपस में इंटरकनेक्शन नहीं है। अब इस गति शक्ति योजना के बाद की सिचुएशन क्या होगी वो भी देखेंगे। डन। अब आफ्टर गति शक्ति क्या हो सकता है ये समझते हैं। सपोज एक रेलवे ट्रैक डल रही है, क्या डल रहा है ये तो पता है सबको, रेलवे ट्रैक डलती है उससे पहले एक रिसर्च एंड सर्वे कंडक्ट होता है कि जब वो ट्रैक डलेगी तो उस बीच अगर सपोज किसी के घर आ रहे हैं, कोई बिल्डिंग्स आ रही है, कोई विलेज पड़ रहा है बीच में से, तो उनको कुछ कॉस्ट देके वहां से क्लियरेंस कराया जाता है, ठीक है। तो ये सारे प्लान में काफी खर्चे होते हैं और हमें एक रूट नहीं मिलता है कि कहां से वो ट्रैक डल सकती है। तो अगर रेलवे कनेक्ट्स विद इसरो, सपोज रेलवे कनेक्ट्स विद इसरो, वो सैटेलाइट इमेज हमें प्रोवाइड कर सकते हैं कि ये ट्रैक क्लियर है, आप इस पे कंडक्शन कराइए, इस पे काम कर पाइए। तो अगर दो डिपार्टमेंट कंडक्ट करते आपस में कनेक्ट कर ले, और है तो सारे एक ही गवर्नमेंट के पार्ट, बस कनेक्शन नहीं है, तो ये दोनों डिपार्टमेंट अगर आपस में कनेक्ट कर लेंगे तो क्या होगा कि ये इनको सैटेलाइट इमेज देगा, क्लियरेंस दे देगा कि ये सब यहाँ पे रास्ता एकदम क्लियर है, उस अकॉर्डिंग रेलवे भी काम करता रहे। क्या चीजें सबको समझ में आ रही है? अब उसके बाद क्या होगा, एक्चुअल में क्या होगा, कॉस्ट कम होगी, और कॉस्ट कम होती है तो गवर्नमेंट की कॉस्ट या फिर उनको कोई वो नहीं है, जनरल पब्लिक ही टैक्स पेयर है ना, तो ओवरऑल कॉस्ट कम होने का फायदा किसको है, जनरल पब्लिक को है। तो दिस वाज द मास्टर प्लान जो शायद बहुत पहले आ जाना चाहिए था। तो मास्टर प्लान इज कनेक्टिंग इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। एक ही गवर्नमेंट के डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को अगर हम कनेक्ट कर देंगे तो बेटर एफिशिएंसी निकल के आती है, बेटर रिजल्ट्स निकल के आते हैं। क्लियर है? अब यही है लॉजिस्टिक एक्शन प्लान। अब रीड करते हैं। प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी लॉन्च्ड नेशनल लॉजिस्टिक प्लान एट विज्ञान भवन. It is a comprehensive effort to address issues of high cost and efficiency by laying down an overarching interdisciplinary and cross-sectoral and multi-jurisdiction framework. ये इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि एक ही डिपार्टमेंट में हम लोग हर जगह एक अलग अप्रूवल लेते हैं. सपोज अप्रूवल की बात आए,
इफ यू गोइंग टू बिकम अ सीएस तब आपको पता चलेगा आपको बहुत सारे अप्रूवल लेने पड़ते हैं। एक ही डिपार्टमेंट है, उसको भी सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं, फिर दूसरा डिपार्टमेंट आता है वही डॉक्यूमेंट वो भी मांग रहा है। तो वंस इट इज अपलोडेड एट वन प्लेस तो वो डिपार्टमेंट आपस में क्यों नहीं शेयर करते हैं? हर बार एक बार पब्लिक को क्यों बुलाया जाता है कि आप ये प्रोवाइड कराइए, आप ये प्रोवाइड कराइए? तो उनकी कनेक्टिविटी के लिए, और फिर इससे क्या है, टाइम भी तो बहुत डिले होता है। इस वजह से बाहर की कंट्रीज इंडिया में क्यों नहीं आना चाहती? क्योंकि यहाँ पे पेपर वर्क, वहां पे फॉर्मेलिटीज इतनी ज्यादा है और गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स में ही डिस्प्यूट्स है। तो उसको रिमूव करने के लिए नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी लेकर आया है पीएम गति शक्ति। द नेशनल मास्टर प्लान फॉर मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी लॉन्च लास्ट ईयर वाज अ एक सेकेंड पायनियरिंग स्टेप इन दिस डायरेक्शन। तो यही एक स्टेप था। योजना आनी इज वेरी इजी बट एक्चुअल में इम्प्लीमेंटेशन उसका थोड़ा सा फर्क लाता है कि वो सक्सेसफुल बनेगा कि नहीं बनेगा। While launching the national logistic policy, Prime Minister said to ensure quick last mile delivery, transport related challenges, save time and money of manufacturers, prevent wastage of agro products, concerted efforts and made one of the manifestation of those efforts is today's national logistic policy. Done? Next topic. पहला समिट था, दूसरा कूनो नेशनल पार्क में हम लोग ने चीतास के बारे में देखा है, एंड थर्ड वाज National Logistic Policy. Fourth is about merger. You know what is merger and what is amalgamation? एकदम सिंपल लैंग्वेज में कोई बता सकता है what is merger and what is amalgamation? और कोई? एब्सोल्युटली करेक्ट। मर्जर में दो कंट्री मिलती है तो एक कंट्री खत्म हो जाती है और दूसरी कंट्री में वो मर्ज हो जाती है। लेकिन अमलगमेशन में दो कंपनीज मिलके एक नई कंपनी बनाती है। फॉर एग्जाम्पल वोडाफोन आइडिया अब वी बन गई है। अभी ये टाटा ग्रुप का मर्जर हुआ है, मतलब टाटा ग्रुप अपनी छोटी छोटी सब्सिडरीज को एक बड़े ग्रुप के अंदर मर्ज कर। तो फॉर कंपनी सेक्रेटरीज मर्जर इज वेरी इंपॉर्टेंट रोल, क्योंकि जो ये सारी डील होगी वो एनसीएलटी में होती है। एनसीएलटी का नाम तो आपने सुना ही होगा, नहीं सुना? नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल कंपनीज का पहले काम हाई कोर्ट देखता था, बट अब नहीं देखता। अब जितना हाई कोर्ट के पास ऑलरेडी ओवरबर्डन है, उन्होंने कहा कंपनीज रिलेटेड मैटर के लिए अलग कोर्ट होना चाहिए। तो वो कोर्ट कौन सा है? नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। फिर एक और कोर्ट होता है एनसीएलएटी, वो क्या है? एनक्लैट, नेशनल कंपनी लॉ एपिलेट ट्रिब्यूनल। इनसे जो सेटिस्फाइड नहीं होते या फिर जो इनको अपील करनी होती है वो एनक्लैट में करते हैं। वो कहां करेंगे? एनक्लैट में। या आप डिटेल में अभी पढ़ोगे, आई थिंक पूरा सीरीज इसी में बीतेगा, एनसीएलटी और एनक्लैट में। डन। तो इसमें कुछ डिटेल्स बहुत माइन्यूट है कि किस कंपनी का कितना परसेंटेज शेयर होल्डिंग था, ये सब पढ़ना नहीं है। बस याद रखना कि टाटा की सब्सिडरीज टाटा ग्रुप में जाके अब मर्ज हो रही है। तो मर्जर किस बीच में हो रहा है, किसके किसके बीच में हो रहा है, बस ये पढ़ना है। फर्स्ट पैरा यू हैव टू रीड इट। In a bid to drive efficiency and cut operational costs, Tata Steel has decided to merge 7 subsidiaries. Write down this, 7 subsidiaries merge हो रही है, including 4 listed entities with itself. The board of directors of Tata Steel Group companies have approved the scheme for proposed amalgamation. These 7 metal companies of Tata Group that will be merged into Tata Steel are Tata Steel this is. तो Tata Steel में ये सारी कंपनीज जाके मर्ज होने वाली है। क्लियर है? बहुत डिटेल में नहीं जाना है कि किसका कितना परसेंट शेयर होल्डिंग था, किसमें क्या था,
नहीं, किसमें मर्ज हो रही है, कितनी कंपनीज मर्ज हो रही है, बस। ठीक है, लास्ट, द रिलीज ऑफ बुक अंबेडकर एंड मोदी रिफॉर्मर्स आइडियाज। ये तो ये किसने लॉन्च की है, प्रेसिडेंट श्री रामनाथ कोविंद हैज लॉन्च दिस। ये फॉर्मर प्रेसिडेंट है, अभी कौन है प्रेसिडेंट, द्रौपदी मुर्मू। अच्छा, एक टॉपिक और बचा है, 93rd एडिशन ऑफ मन की बात। The Prime Minister Narendra Modi addressed the nation to on the monthly radio program Man Ki Baat on September 25, 2022. It was 93rd episode. The first edition was in the year October 3, 2014. The key highlights were, इसमें क्या कुछ भी काम की बात है, अभी एग्जाम ओरिएंटेड कुछ था नहीं था, अब आएगा। India delighted to return of cheetahs. The nationwide competition to take place to name cheetah. ये इंटरेस्टिंग चल रहा है, जैसे प्रोजेक्ट टाइगर आया था, प्रोजेक्ट चीता आया है, तो उस प्रोजेक्ट चीता का कुछ नाम चाहते हैं वो, मतलब कुछ नाम दिया जाए तो जो वहां से इनका इंडिया में एंट्रेंस हुआ है उसको, उस प्रोजेक्ट को कोई नाम दे। तो इन्होंने एक कॉम्पिटिशन रखा है। एक्चुअल में माई गवर्नमेंट पे आप जाके देखो, इंस्टा पे भी आप देख सकते हो, उसमें नाम रिकमेंड करने के लिए हुआ है कि आप कुछ नाम बताओ, अगर वो अच्छा लगता है तो फिर आपको कुछ प्राइस मिलेगा। तो बी यूनिक और कुछ नाम सजेस्ट करो, ठीक है। चंडीगढ़ एयरपोर्ट टू बी नेम्ड एज भगत सिंह, राइट इट दिस। चंडीगढ़ एयरपोर्ट टू बी नेम्ड एज भगत सिंह। पीएम अर्जेस टू यू लोकली नॉन प्लास्टिक बैग्स ओनली। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट था बस। चंडीगढ़ एयरपोर्ट टू बी नेम्ड एज भगत सिंह, डन। CSEET की जो ये मैगजीन है, इसमें आपके जितने 4 और पेपर हैं सबके करंट अफेयर्स, मतलब सबके MCQ रहते हैं। तो हम लोग अपनी क्लास में सिर्फ करंट अफेयर्स वाले क्वेश्चंस देखेंगे, ये बाकी चीजें भी आप कवर करते रहिए। पेपर 4 करंट अफेयर्स। डॉक्टर N Kalai Selvi has been the first woman director of which Indian research organization? ये लिख लो, डॉक्टर N Kalai Selvi, the first woman director general of which Indian research organization? तो ये CSIR की वुमेन डायरेक्टर है। तो CSIR stands for Council Search Industrial and Research. ऑप्शन नंबर बी। मैंने पहले भी कहा है, अपॉइंटमेंट्स जो भी रिसेंट होते हैं, बड़े अपॉइंटमेंट्स, ये नहीं किसी कंपनी के बस MD बनाए गए कुछ हुए, नेशनल लेवल पे अगर अपॉइंटमेंट्स होते हैं तो उसको नोट्स में बनाना चाहिए, क्योंकि पेपर के ये इस पैटर्न से समझ में आ रहा है कि एग्जाम में अपॉइंटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। Who has become the 49th Chief Justice of India? उदय उमेश ललित। अच्छा, ये प्रिंट आप निकलवाओगे तो डायरेक्ट बस सिर्फ की पॉइंट्स मार्क करो, और नहीं निकलवाना है तो बस ये 4 नाम ही तो लिखने हैं, 49 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और डैश करके नाम लिख लो। Point number 18. In space technology, ISRO partnered with which country's space agency during Bangalore Space Expo? तो ऑस्ट्रेलिया के साथ इन्होंने पार्टनरशिप की है कि स्पेस रिसर्च में साथ में काम करेंगे। इसमें 6 मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग भी साइन हुए हैं।
वेयर वॉज द इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन वर्ल्ड डेयरी समिट इन 2022 है? ग्रेटर नोएडा। सारे आंसर्स दिए हैं वैसे लास्ट पेज पे, इसमें आंसर्स मिल जाते हैं CSEET में। अच्छा, स्टॉक एक्सचेंज की बात आए तो सबसे पहला डिपार्टमेंट कौन सा याद आता है? स्टॉक एक्सचेंज से रिलेटेड सबसे पहला डिपार्टमेंट सेबी याद आता है। तो आंसर भी इसका सेबी है कि जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन मतलब जो प्रॉफिट के लिए काम नहीं करती, एक सोशल डेवलपमेंट के लिए काम करती हैं, उनके लिए एक मिनिमम रिक्वायरमेंट या मिनिमम कंप्लायंसेस क्या क्या है, उनके लिए वो फ्रेमवर्क लेकर आया है, द सोशल स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया। तो ये कब है? सेबी। इन वॉट एवर अटेम्प्ट, जिस भी मंथ का अटेम्प्ट आप दे रहे हो CSEET का, उससे 6 मंथ्स पहले तक का आपको ई बुलेटिन कवर करना ही है, क्योंकि कितनी बार क्वेश्चन एग्जैक्ट उठा के दे देता है। मॉड्यूल से आए ना आए, क्योंकि मॉड्यूल्स में क्या दिक्कत आती है, जैसे सपोज दादा साहेब फाल्के अवार्ड मॉड्यूल में मेंशन्ड है, आप पढ़ोगे उसमें तो उनमें अभी भी रजनीकांत का ही नाम दिया हुआ है, अमिताभ बच्चन का, पर अभी रीसेंट अपॉइंटमेंट, रीसेंट दादा साहेब फाल्के अवार्ड किसको मिला है? अभी 68 नेशनल अवार्ड्स डिक्लेयर हुए हैं, तो उसमें दादा साहेब फाल्के अवार्ड किसको मिला है? कोई एक्टर है, उन्हीं को मिलेगा, कोई तो गेस करो। दादा साहेब फाल्के अवार्ड सबसे बड़ा अवार्ड है फिल्म इंडस्ट्री का। इन दे देंगे तो फिर एक ही नाम है, बता देंगे। अच्छा, अभी कवर करेंगे, ऑप्शंस देखोगे तो शायद याद आता है। ये तो इसके आंसर शीट है। तो ये हमारा आज प्रॉपरली कवर हो गया है CSEET की सितंबर मंथ का ई बुलेटिन। हम लोग और पीछे का भी पढ़ेंगे, पर रिसेंट क्योंकि ये इसमें कुछ था तो इसलिए पढ़ाना जरूरी था। तो अब हम लोग कुछ और इंपॉर्टेंट करंट अफेयर जो इस वीक के थे वो भी कवर करेंगे। आशा पारिक मिल गया नेट पे। ठीक है, RBI रेपो रेट मॉड्यूल का पार्ट है, मॉड्यूल में मेंशन्ड है, हर बार उसको कटवाना पड़ता है क्योंकि कुछ नया आ जाता है, तो इसको एज इट इज कॉपी करो। ये रेट्स है, RBI ने अभी बताया है कि रेपो रेट इतना है, SDF इतना है, बैंक रेट इतना है, तो सारा मत याद रखो, रेपो रेट, बैंक रेट, CRR, SLR लिख सब लो, बट याद ये थोड़ा ज्यादा अच्छे से करना है। डन, सारे लिख लिए ना, अभी लिखना तो सब है, याद करने के पर्पज से ये चार थोड़े ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि रेपो रेट अक्सर पूछ लेता है डायरेक्ट, व्हाट इज द रेपो रेट, और ये हर 3 महीने में एक बार रिवाइज हो जाता है। तो होपफुली आपके अटेम्प्ट से पहले अब ये ना हो। कितनी 2 बार से तो रिवाइज होने के बाद सेम रेट रहा था, अब रिसेंट चेंज आया है, हो सकता है आगे 6 मंथ्स के लिए कोई चेंज ही ना हो। The RBI repo rate hiked by 50 bps in 5.9%, और ये करंट रेपो रेट है 5.90%। Then नेक्स्ट, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, अच्छी न्यूज है, इंडिया ने 81 स्पॉट से 40 स्पॉट तक जंप कर लिया। बहुत बड़ा ये इंप्रूवमेंट है इंडिया के लिए कि रैंकिंग में 81 से कहां चला गया। तो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स इंडिया की करंट रैंक क्या है? इससे पहले हम लोग ने कौन सी रैंक पढ़ी है?
ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, HDI पढ़ा था, उसमें इंडिया की रैंक क्या थी? 132, सबको याद है? आउट ऑफ हाउ मेनी कंट्रीज? 191, तो 132 आउट ऑफ 191 रैंक थी। इस 132 को याद रखना क्योंकि इसमें 40 आउट ऑफ 132, ठीक है? तो मतलब इसमें मेंबर कंट्रीज जिनका टोटल किया गया वो कितनी है, उसमें से रैंकिंग मिली है 40, और जितना इसका टोटल है उतनी रैंकिंग थी HDI में। अब व्हाट इज ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स? इकोनॉमी पर्सपेक्टिव से जो यूनिकॉर्न का टर्म किसी ने सुना है? व्हाट इज यूनिकॉर्न? अच्छा, ये अगली क्लास में डिटेल में कवर कराएंगे। यूनिकॉर्न, डेकाकॉर्न, हेक्टोकॉर्न, ये सारे कॉर्न्स हैं। ये एक बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जो इतना बिलियन डॉलर, इतने उसका टर्नओवर या फिर वो क्रॉस कर देते हैं तो उनको एक बैच मिल जाता है, दीज आर यूनिकॉर्न्स। ये सिर्फ स्टार्टअप कंपनीज को ही मिलता है, मतलब जो ऑलरेडी स्टैब्लिश्ड है उनके लिए ये बैचेस नहीं है। ये किसके लिए है? स्टार्टअप्स के लिए। तो इंडिया में ऐसे कई सारे स्टार्टअप्स हैं जिन्होंने बहुत कम टाइम में बहुत अच्छा बिजनेस किया, उनके लिए ये होता है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स मतलब स्टार्टअप कंपनी का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स इकोनॉमी में मिलता है। इंडिया हैज क्लाइम्ड टू 40th रैंक इन ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स ऑफ WIPO, राइट इट, कि GII जो ये है रैंकिंग, वो कौन देता है? दैट इज WIPO, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। This is a huge leap of 41 years in 7 years. India has leapfrogged to 40th position in 2022 from 81st position in 2015. तो कितने साल में किया है? 7 साल में। अच्छा, एक शो भी बहुत पॉपुलर हुआ था, शार्क टैंक, सुना है? उसमें क्या था? वो लोग कुछ अपने आइडियाज लेकर आते थे, जो छोटे छोटे बिजनेस होते थे, बहुत अलग अलग बिजनेस के आइडियाज हैं। तो दिस इज इंडिया कि मतलब बहुत छोटे कैपिटल से, और कितनों के पास कैपिटल नहीं होता है, वो कहीं ना कहीं से अरेंज करते हैं, बट उनके पास क्या है? बस आइडिया है, और उससे कैपिटल नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, कुछ नहीं है, पर आइडिया है, और उसको वो वर्क कराने के लिए कैपिटल भी अरेंज कर लेते हैं, सब कुछ अरेंज कर लेते हैं, और फिर वो ग्रो कर जाते हैं। तो ये सारी चीजें हम लोग नेक्स्ट क्लास में डेफिनेटली आई विल टीच यू व्हाट इज यूनिकॉर्न, व्हाट इज अदर कॉर्न्स, क्योंकि ये क्वेश्चन अक्सर आता रहता था कि यूनिकॉर्न्स में अभी रिसेंटली कौन सी कंपनी आई है। इधर बीच कोई न्यूज नहीं है इसकी, इसलिए ये कवर्ड नहीं हुआ है, वरना लास्ट अटेम्प्ट में ये कवर्ड हुआ था, 2 से 3 बार न्यूज में आ चुका। Switzerland remains the world's leader in innovation for the 12th consecutive year. It leads to globally in innovation outputs and specifically in patent by origin. You have heard about patent, copyright, goodwill. ये सारे क्या है? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हैं जिसका रजिस्ट्रेशन होता है। तो ये पेटेंट्स वगैरह तब मिलते हैं जब आपने कुछ नया इनोवेशन किया है, और इनोवेशन जितने ज्यादा पेटेंट्स होंगे उतनी अच्छी आपकी GII रैंकिंग होगी। नेक्स्ट, PM केयर्स फंड। PM केयर्स फंड का नाम कब सबसे ज्यादा पॉपुलर हुआ? ड्यूरिंग कोविड। कुछ आरोग्य सेतु आप पे भी स्पेसिफिकली आता था, डोनेट इन PM केयर्स। उस PM केयर्स फंड्स में ट्रस्टी के रूप में किसका अपॉइंटमेंट हुआ है? राइट इट इन योर नोट्स। बस फर्स्ट लाइन लिखना और कुछ भी नहीं लिखना है कि रतन टाटा हैज बीन अपॉइंटेड एज ट्रस्टी ऑफ PM केयर्स फंड। Done. According to Prime Minister's office, veteran industrialist Ratan Tata, former Supreme Court judge KT Thomas and former deputy Lok Sabha speaker
Kariya Munda has been nominated as a trustee. Prime Minister chaired the meeting and the board of trustees of PM Cares, which was attended by Home Minister Amit Shah and Union Prime Minister this, has approved Ratan Tata as the trustees. ये trustees क्या है? ट्रस्ट में और उसमें डिफरेंस क्या होता है? कंपनीज में चैरिटेबल ऑब्जेक्ट से बना है, कुछ कंपनीज भी चैरिटेबल ऑब्जेक्ट से बनती है, बट ट्रस्ट इज प्योरिफिकली जो चैरिटेबल ऑब्जेक्टिव से बनता है. इंटरनेशनल डे ऑफ साइन लैंग्वेजेस, इसमें क्या क्या लिखना होगा? डे एंड थीम. तो डे क्या था? 23 सितंबर एंड थीम क्या है? साइन लैंग्वेज यूनाइट अस. साइन लैंग्वेज कौन यूज करता है? डेफ और डम्ब और बोथ? डम्ब तो सुन सकते हैं ना, वो बोलेंगे तो वो साइन लैंग्वेज से बोलेंगे. ठीक है, तो साइन लैंग्वेज इज यूज फॉर ऑल द डेफ पीपल एंड अदर साइन लैंग्वेजेस यूजर्स. कुछ और भी यूजर्स होते हैं जैसे जिनका ब्रेन बहुत डेवलप नहीं होता है, तो उनको एक अलग लैंग्वेज, अलग तरीके से चीजों को सिखाया जाता है. हैव यू हर्ड अबाउट हेलेन केलर? हेलेन केलर के बारे में पढ़ा है शायद, आई थिंक क्लास 11 10th में, 10th 11th में तो वो थी भी. अच्छा, उनकी एक ऑटोबायोग्राफी थी द स्टोरी ऑफ माई लाइफ, वो काफी अच्छी थी. उनकी टीचर का भी मुझे नाम याद है, मिस सुलिवन. वो बहुत अच्छे से सिखाती थी. आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट ऑटोबायोग्राफी दैट आई. तो 23 सितंबर इज इंटरनेशनल डे ऑफ साइन लैंग्वेज, और जिसकी थीम क्या है? साइन लैंग्वेज यूनाइट अस. Next is Vande Bharat Express. How many have you seated in this? Vande Bharat कहाँ जाने के लिए? दिल्ली. कुछ ऐसी खासियत जो वंदे भारत में दिखी हो बाकी ट्रेन में नहीं दिखी? लग्जरियस में क्या लग्जरियस? हाँ, सबसे अच्छी चीज है स्पीड. स्पीड आई थिंक लोग इसीलिए प्रिफर करते हैं, कम टाइम में जल्दी से ट्रैवल होता है, प्लस मिनिमल स्टॉपेज. बहुत कम स्टॉपेज है, आई थिंक 3 ही है, बनारस, कानपुर एंड कानपुर एंड दिल्ली, और कोई स्टॉपेज तो नहीं है इसमें. वंदे भारत एक्सप्रेस तो पहले स्टार्ट हुई थी दिल्ली एंड वाराणसी में, एंड दिल्ली एंड वैष्णो देवी कटरा में. अब थर्ड वंदे भारत एक्सप्रेस कहाँ लॉन्च हुई है? गांधीनगर एंड मुंबई. तो राइट इट, थर्ड वंदे भारत एक्सप्रेस और डैश गांधीनगर एंड मुंबई. थर्ड है तो फर्स्ट सेकंड भी पता होगा, वाराणसी दिल्ली एंड वैष्णो देवी कटरा. सबका हो गया? दिव्यांशु सिंह, जानवी जायसवाल, नेक्स्ट 68 नेशनल फिल्म अवार्ड तो किसको मिला है? आशा पारेख. ये नाम याद रखना है आपको. आशा पारेख को इस साल का दादा साहेब फाल्के अवार्ड फॉर 2020 मिला है. 20 क्यों मिला है? 21 में होना था, 21 में भी नहीं हुआ, अब हुआ है, तो अवार्ड ईयर 20 ही माना जाए. अच्छा, इनके साथ दो एक्टर्स को बेस्ट एक्टर अवार्ड मिला है. वन इज फ्रॉम साउथ इंडिया एंड वन इज फ्रॉम बॉलीवुड. तो कोई आइडिया कि किन दो एक्टर्स को बेस्ट एक्टर अवार्ड मिला है? वेरी पॉपुलर इन हिंदी सिनेमा.
वेरी पॉपुलर, इट स्टार्ट्स विथ ए। अब सोच लो यार, इतने, अरे कुछ तो सोचो, कुछ कैस करो। नहीं, इट इज अजय देव। तानाजी, तानाजी मूवी, पृथ्वीराज चौहान की नहीं। इट इज सुरैया और सूर्या, आई थिंक, आई डोंट नो। साउथ इंडियन के हैं ये। अजय देवगन को किस लिए मिला है फॉर तानाजी? एंड आशा पारिक हैज बीन अवॉर्डेड विद दादा साहेब फाल्के अवार्ड। दादा साहेब फाल्के वॉज द फादर ऑफ इंडियन सिनेमा। ये लिख लो, फादर ऑफ इंडियन सिनेमा कौन है? इट इज दादा साहेब फाल्के। हाँ, कवर्ड इन मॉड्यूल, ये मॉड्यूल में है, वहां पे भी ठीक करना पड़ेगा इसको, क्योंकि वहां पे पूरा नहीं दिया है, बस उनका नाम दिया है। फादर ऑफ इंडियन सिनेमा मेंशन करना। डन। ये लास्ट आर्टिकल था आज की क्लास का, बट आई हैव ऑलरेडी सेड कि एक मंथ एंड होता है तो एक प्रोसेस रहता है कि हम लोग मंथ एंड पे क्या करेंगे। इंपॉर्टेंट डेट्स का एक जगह मेंशन होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जिस दिन जो आता है वो तो कवर हो जाता है, पर काफी चीजें छूट भी जाती हैं। तो इस साल का जितना सितंबर का था वो मैंने यहाँ मेंशन किया है, बट योर एज अ होमवर्क इज की थीम सबका आपको लिखना पड़ेगा। गेट दिस प्रिंट आउट और थीम सबका मेंशन करना। कुछ का थीम आपको नहीं मिलेगा और सबका मत भी फाइंड करना, इंपॉर्टेंट का तो फाइंड करना है, ठीक है। 1 सितंबर नेशनल न्यूट्रिशन वीक, 5th इंटरनेशनल डे ऑफ चैरिटी, टीचर्स डे, ये आई थिंक ये सब हम लोग ने कवर किया है। इंजीनियर्स डे, इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी, वर्ल्ड ओजोन डे, ये नहीं कवर किया था। इंटरनेशनल डे ऑफ पीस, साइन लैंग्वेज आज कवर हो गया है, ये लास्ट ईयर आया था। वर्ल्ड टूरिज्म डे कब है? तो ये 27 सितंबर। बाकी सबका जिसका थीम मिल जाएगा इजीली तो लिखना, नहीं मिलेगा तो ज्यादा इसके लिए परेशान मत होना, बट दिस इज इंपॉर्टेंट क्योंकि थीम आता है। ये पीडीएफ अपलोड हो जाती है जो आपका एलईसी का ऐप है वहां पे। ये कवर्ड होगा ना सबका थीम, ऐसा नहीं एग्जाम से पहले तक ये ब्लैंक ही रह जाए। सो वी हैव डन फॉर टुडे। हम लोग ने आज स्टार्टिंग से लेकर अब तक क्या पढ़ा है, एक क्विक रिकैप कोई करवाए। सबसे पहले क्या पढ़ा था एकदम? एससीओ। फिर सेकेंड टॉपिक क्या था उसमें? कूनो नेशनल पार्क था, उसमें चीतर्स का आना पूरा मेंशन्ड है। थर्ड वाज नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी। फिर फोर्थ, उससे पहले एक और टॉपिक था, गति शक्ति भी पढ़ा था, मर्जर पढ़ा है, एंड लास्ट में मन की बात के ऊपर जो इनका एक दिया था जिसमें भगत सिंह किस एयरपोर्ट का नाम हुआ है? चंडीगढ़। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग ने ये कुछ 4-5 एमसीक्यू किए, एंड जो एक्स्ट्रा करंट अफेयर्स है उसमें क्या पढ़ा है? रेपो रेट्स रिवाइज हो चुके हैं, वो मेंशन्ड है। जीआईआई की रैंकिंग 40th रैंकिंग है आउट ऑफ हाउ मेनी कंट्रीज? और 132 किसकी रैंकिंग थी? एचडीआई, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की रैंकिंग थी। फिर नेक्स्ट वर्क इस पीएम केयर्स के ट्रस्टी कौन अपॉइंट हुए? इंटरनेशनल साइन लैंग्वेज डे, फिर वंदे भारत एंड फिल्म फेस्टिवल। डन फॉर टुडे। सबको सारे टॉपिक्स क्लियर हैं? इतना कवर करना है एंड बी वेरी फोकस ऑन ई बुलेटिन। ई बुलेटिन किसी भी कीमत पे छोड़ के नहीं जाना है, छोड़ के तो कुछ भी नहीं जाना, ठीक है। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट संडे।